नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासन जैनं जयतु शासन। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 2 अपनी इस पर चर्चा चल रही है। इस गाथा में, मूल गाथा में तो स्व समय और पर समय किसे कहते हैं ये चर्चा की गई है, लेकिन स्व समय और पर समय का स्वरूप बताने से पहले आचार्य ने समय को परिभाषित किया, समय को समझाया। समय किसे कहते हैं? सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु, इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है समय। अय का मतलब क्या होता है? अय को अपन ने पढ़ा था ना, गमन, गति के अर्थ में अय शब्द का प्रयोग होता है। अय मतलब गमन, गतौ, अय गतौ ऐसा शब्द था। तो संस्कृत के नियमानुसार गम धातु जानने के और गमन करने के इन दो अर्थों में आती है। गमन करना मतलब यहां पर अर्थ लिया उसका परिणमन करना, एक साथ जो परिणमन करे और साथ में जाने, ऐसा जो है वो कहलाता है समय। और इन दोनों पैमानों पर यदि कोई खरा उतरता है तो वो कौन है? एकमात्र जीव द्रव्य ही है जो कि जानने का और परिणमन करने का काम एक साथ युगपत करता है। ऐसे उस समय को परिभाषित करके उस समय के विशेषण यहाँ पर आचार्य देव ने बताए हैं, और उनमें से हमने 7 विशेषण कुल हैं, जिनमें से 4 विशेषणों की अभी तक अपनी चर्चा हो चुकी है। एक बार वो चारों विशेषणों को अपन रिपीट कर लेते हैं। बोलो, आप में से कोई बताएगा चारों विशेषण? हाँ चलो बताओ बेटा। हाँ चलो खड़े होके बताओ, सबको सुनाई भी देगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, ये 4 विशेषणों की कल अपन ने चर्चा की थी। अब देखो उतनी सी बच्ची ने बता दिया, तो अपन ये आप भी बताओगे? हाँ चलो आप भी बताओ। एक बार और सबके लिए, बड़ों के लिए रिवीजन हो जाएगा और बड़े याद भी कर लेंगे। हाँ हाँ, द्रव्य ना बोल के आप जीव बोलो, है ना। समय आने यहाँ पे जीव है, जीव, जीव सत्ता वाला है। हाँ जीव, अनंत धर्मात्मक,
अखंड द्रव्य है, गुण 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 पर्याय। हाँ, समय मतलब वो जो है वो गुण पर्याय वाला है। हाँ, देखिए 7 विशेषण जो कुल बताए हैं, देखो इस पूरी गाथा को मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। पहले तो बताया समय क्या है, जब आपको पता चल गया ना समय क्या है, उस समय से ही अपना परिचय मानना, उसमें ही रहना वो स्वसमय है, और उससे बाहर रहना वो परसमय है। बस इतनी सी बात है। तो वो स्वसमय और परसमय को समझाने के पहले ये समझना जरूरी है ना समय क्या है। तो कल हमने ये देखा कि सबसे पहले जीव सत्ता वाला है। जीव नामक जो समय है वो सत्ता, उसकी सत्ता है। सत्ता कैसे होती है? उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित होती है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्ता वाला है। अब जब हमने सत्ता की बात कर ली, मतलब महासत्ता की बात कर ली, तो अब इसके बाद आवांतर सत्ता, या हमने सादृश्य अस्तित्व की बात कर ली, तो अब स्वरूप अस्तित्व की बात आएगी। एक तो हमने जनरलाइज वे में चीजों को बता दिया, दूसरा स्पेसिफिक वे में बताना है। चीजों को जनरलाइज करना और फिर स्पेसिफिक उसे बताना। आप लोग भोपाल के बाहर हो और हम आपसे पूछें कि बताओ कि अरेरा कॉलोनी कहाँ है, तो अब आप क्या कहोगे? तब भोपाल में हो। अच्छा, आप ये कहो कि मान के चलो इंडिया के बाहर चले जाओ, तो वहां हम अपने आप का परिचय कैसे देंगे? हम फिर अरेरा कॉलोनी से अपना परिचय नहीं देंगे, फिर हम क्या कहेंगे? हम भारत में हैं। अब इतने बड़े भारत में मेरी सत्ता है, लेकिन उस इतने बड़े भारत में से मेरा स्वरूप अस्तित्व कहाँ है? तो ये मान के चलो, ये जो घर का एड्रेस है ना, ये अपना स्वरूप अस्तित्व है, और इसके बाहर जितनी चीजें हैं वो सब सादृश्य अस्तित्व हैं। एक नियम है, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नय होते हैं ना। इनमें से 2 नय हैं, एक संग्रह और एक व्यवहार। ये 2 नय, संग्रह नय और व्यवहार नय का काम पता है क्या करता है? संग्रह नय तब तक संग्रह करता जाता है जब तक वो महासत्ता तक ना पहुंच जाए, और व्यवहार नय तब तक भेद करता जाता है जब तक कि स्वरूप अस्तित्व तक ना पहुंच जाए, मतलब सबसे छोटी आवांतर सत्ता तक ना पहुंच जाए। वो क्या कहलाता है? व्यवहार नय। ये समझे कैसे हुआ? जैसे कि ये सतपथ भवन कहां पे है, तो कहते हैं अरेरा कॉलोनी में है, ठीक है ना। अब आपने अरेरा कॉलोनी से अपना परिचय दिया, फिर कहते अरेरा कॉलोनी कहां पे है, तो अब आप कहोगे कि भोपाल में है। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहां है? इंडिया में। इंडिया कहां है? एशिया में। एशिया कहां है ना, पूरे मतलब इस पृथ्वी पर या फिर विश्व में। तो ऐसे आपने बढ़ाते 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 कब तक बढ़ते गए? जब तक कि महासत्ता तक ना पहुंच गए। अब ऐसे ही 6 द्रव्यों में महासत्ता कौन सी होती है? नहीं, महासत्ता 6 द्रव्यों की महासत्ता, कि आप उस शब्द को बोल दोगे ना तो 6 द्रव्य शामिल हो जाएंगे। एक ऐसा शब्द बताओ जिसे बोलने पर सब शामिल हो जाएं। हाँ, अपन ने या तो विश्व बोल दिया, नहीं तो मालूम क्या बोल दिया? आप बोल दो सत्ता। बस सत्ता, सब चीज जगत में जो कुछ भी है ना वो क्या है? या सत्ता बोलो या बोल दो सत, बोलते हैं ना, सत द्रव्य लक्षणम। ये सूत्र है कि नहीं? ये 3 सूत्र जो हैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, है ना, और गुण पर्यायवत द्रव्यम। और भी हैं आसपास के सूत्र, लेकिन ये 3 सूत्र तो बहुत महत्वपूर्ण। अपन यहां कहीं लिखे थे, ये देखो ये लिखे हुए है ना, सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, है ना। ये बीच के सूत्र भी महत्वपूर्ण है। तद भावाव्ययम नित्यम, अर्पितान अर्पित सिद्धे, द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद भावा परिणामा। ये जो सूत्र लिखे हैं ना, अब इसमें भी देखो नंबर वाइज 29, 30, 31, 32, 38, 41, 42 बीच के स्किप कर दिए। क्यों इनको लिखा? क्योंकि इसमें पूरे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है इन सूत्रों में। और द्रव्य गुण पर्याय के अलावा विश्व में कुछ है? कुछ भी नहीं है। द्रव्य सब कुछ है जो द्रव्य गुण पर्याय में शामिल है। आपने इसको समझ लिया तो क्या समझ लिया? पूरे द्रव्य गुण पर्याय को समझ लिया। तो पहला लक्षण क्या बताया? जीव नामक पदार्थ, कल अपन ने इस पर बहुत चर्चा की थी, अभी नहीं करेंगे, कि सत्ताशील हूं मैं, है ना। दूसरा, आवांतर सत्ता तक हम पहुंचे तो क्या बताया कि वो सत्ता कैसी है? ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी है।
ठीक है, तीसरा विशेषण क्या था? तीसरा विशेषण, हाँ, अखंड एक द्रव्य है। अब आपको लगेगा इसे अलग से बताने की क्या जरूरत थी, जब सत्ता बता दिया तो। अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है। धर्म तो कई हैं मेरे में, लेकिन मैं खुद द्रव्य कैसा हूं? एक अखंड द्रव्य हूं। देखो तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर 3 है द्रव्याणि, और सूत्र नंबर 4 है जीवाश्च। अब आपको लगेगा ये दो सूत्रों को, दो सूत्र अलग से लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या नाम है, अपने आचार्य उमा स्वामी को ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो पहले ये बता रहे थे कि देखो बहुत सारी चीजें बहुप्रदेशी हैं, जो अस्तिकाएं हैं, वो आपको अस्तिकाएं प्रदेश पने से तो आपने मान लिया, लेकिन उनको द्रव्य पने से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और द्रव्य पने में कल हमने बात आई थी कि जो नित्यता को बताए, जो उसकी अनादि अनंतता को बताए, उसके काल से, काल रूपी डायमेंशन से किसी वस्तु का कथन करे। ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यहां पे, तो द्रव्य, द्रव्य का किससे बताया? जीव द्रव्य किसे इंगित करता है? काल। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर चीज को समझने के 4 डायमेंशन होते हैं। कोई भी चीज, जैसे ये चश्मा भी है ना, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताओ आप क्या है? ये चश्मा खुद है, एक वस्तु है, मौजूद है ना, ये इसका द्रव्य हो गया। चश्मा शब्द से बताया जाने वाली वस्तु, तो ये चश्मा नाम की वस्तु, ये क्या हो गया? द्रव्य। अब इसका क्षेत्र बताओ, जो भी इसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट, हेल्थ है, जो भी, वो क्या हो गया? इसका क्षेत्र हो गया। ये इसका स्वक्षेत्र हुआ जब आपने इसकी हाइट हेल्थ देखी, और जय यहां पर रखा हुआ है इसका पर क्षेत्र हुआ, तो क्षेत्र से आपने बता दिया। इसका काल, कि भैया कब बनवाया था, कितने सालों से चल रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? काल, ये तीसरा डायमेंशन। और प्रयोजन क्या है, इस वस्तु का अर्थ क्रिया क्या है, प्रयोजन क्या है, भाव क्या है, तो कहते हैं भैया ये देखने के काम आता है ना, तो ये इसका क्या हो गया? भाव। इन 4 डायमेंशन से दुनिया की हर चीज को समझा जा सकता है। ऐसे ही 4 डायमेंशन जीव के बताओ क्या है, तो उन 4 डायमेंशन को समझने के लिए ये चीजें हैं, पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्य और तत्व, है ना। हमने 9 पदार्थ, 9 पदार्थ क्या बताते हैं? कौन से डायमेंशन को बताते हैं? द्रव्य वाले डायमेंशन को बताते हैं कि एग्जिस्टेंस, हर जो जो शब्दों से हम वस्तु के बारे में कथन कर रहे हैं वो है, अर्थ क्रिया है उसकी, मतलब वाचक हुए शब्द, तो वाच्य नाम की एक वस्तु है, तो जो वाचक वाच्य संबंध को बताए ना, वो कहलाता है पदार्थ। पद से व्यक्त होने वाला अर्थ इज इक्वल टू पदार्थ। पद मतलब क्या होता है? पद यानी सेंटेंस। पद यानी क्या हुआ? सेंटेंस बोलते हैं ना, तो जितने सेंटेंस से आपने चीजें बोली ना, उन सब के अर्थ हैं। तो जीव नाम का एक अर्थ है, अजीव नाम का अर्थ है, आश्रव नाम का अर्थ है, संवर नाम का है ना, बंध, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 9 अर्थ हैं। और इन 9 अर्थों के अंदर पूरी दुनिया समेट ली। समझ में आया? तो हमने उसके द्रव्य डायमेंशन को कैसे समझा? जीव पदार्थ से, पदार्थ से। फिर जीव के क्षेत्र को कैसे समझा? अस्तिकाय से, उसका फैलाव क्या है, कहां रहता है, तो ये क्या हो गया? अस्तिकाय। उसके काल वाले पक्ष को कैसे समझा? जीव द्रव्य, है ना, ये 6 द्रव्यों वाले जीव द्रव्य। तो ये समझो, अब वो द्रव्य का लक्षण सत्ता क्यों बताया? सत द्रव्य लक्षण। पदार्थ का लक्षण सत्ता क्यों नहीं बताया? क्योंकि द्रव्य का ही भाव है उसके काल वाले पक्ष को बताना, नित्यता को बताना, सत्ता को बताना, अनादि अनंत पने को बताना। ये सब कौन का काम है? इसका ज्ञान कहां से होता है? द्रव्य वाले डायमेंशन, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जब आप समझोगे तो आप उसके काल को समझोगे। ये चीजें थोड़ा याद रखते जाना, आगे की टीकाओं में बहुत काम आएंगी जब अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना। जैसे कि कई बार जीव किसे कहते हैं, अहम एक को खलु शुद्धो, ये वाली जो गाथाएं आएंगी, तो मालूम कैसे बताएंगे? अहम, अयम, चिन्मात्र ज्योति, प्रत्यक्षम, अक्षुण्णम, है ना, अनाद्य अनंत, ऐसे करके बताएंगे। अहम, अयम, प्रत्यक्षम, अक्षुण्णम, अनाद्य अनंत।
तो इसमें एक एक विशेषण में ये चारों डायमेंशन आते जाएंगे। तो उसमें जो अनादि अनंतपना है ना, ये किसकी बात हो रही है? अनादि अनंतपना किसकी बात है? काल, काल वाले पक्ष की। और काल वाला पक्ष जब हम लेते हैं तो किसमें लेते हैं? जीव द्रव्य। समझ में आई बात है ना? नहीं आई तो समझते जाना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी इतना मोटा मोटा याद रख लो, ठीक है, कि ये चार पक्ष इसके हैं। ऐसे ही जब यहां पर देखो, पहले सत्ता बताई, उसके बाद क्या बता दिया? स्वरूप अस्तित्व, कि मैं चैतन्य सत्ता वाला हूं, फिर अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य हूं, और फिर चौथा बताया कि मैं गुण पर्यायों से युक्त हूं। ये जो गुण पर्यायवत द्रव्यम लिखा हुआ है ना, गुण पर्यायों से युक्त हूं। और गुण कैसे होते हैं? सहवर्ती, ये परिभाषा है। सहवर्तिनो गुणा क्रमवर्तिनो पर्याया, है ना? जो सहवर्ती साथ में रहे वो गुण हैं, जो एक के बाद एक हो वो क्या होती हैं? पर्याय होती हैं। कौन की बात चल रही है ये? है ना? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ, देन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना? पहले अपने बारे में जानो, तभी तो बता पाओगे। तो ये जान लो, इसके अलावा मैं नहीं हूं कुछ। इन 7 विशेषणों के अलावा आप अपने आप को मानोगे ना, तब आप पर समय हो जाओगे। और ये हो रहा है, ठीक है? हम अपने आप को अनादि अनंत नहीं मानते। इस पर्याय से अपने को तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासमान, ये क्या हो गया? पर समय। अनादि अनंत माना होता तो पर समय होते नहीं होते ना। यदि हमने अपने आप को असंख्यात प्रदेशी माना होता तो मैं अपने आप को मोटा पतला गोरा काला ये मानता, मेरी हाइट हेल्थ ये, इससे हम अपना मूल्यांकन करते, ठीक है ना? इसी तरह से सत्तावान हूं, मेरा स्वरूप अस्तित्व क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना। मेरा जीवत्व प्राणों से जीने के कारण है, प्राण से जीने के कारण है कि ज्ञान से जीने के कारण है? जीवत्व का कारण क्या है? प्राण या ज्ञान? बताइए क्या है? ज्ञान है ना। लेकिन हम क्या मानते हैं? तो जो प्राण से जी रहा हूं, प्राण किसने दिए हैं? प्राण किसने दी? प्राण जो मिले हैं, ये 10 प्राण होते, किसकी देन है? ये कर्मों की देन है। तो मैं प्राण से जीता हूं, मतलब हम पुद्गल कर्मों में स्थित हैं। और मैं ज्ञान से जीता हूं, मतलब मैं किसमें अस्तित्व हूं? मैं अपने ये 7 विशेषणों में से एक विशेषण आ गया ना, मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वभावी हूं। समझ में आया? जिनवाणी में जहां जहां भी जीव का कथन 10 प्राणों से होता है, वो वाला कथन कहलाता है व्यवहार जीव। और जहां जहां जिनवाणी में जीव का कथन उसके ज्ञान दर्शन चेतना से होता है, वो कहलाता है निश्चय जीव। आगे गाथा आएगी, व्यवहारेण वदिस्थिति, नहीं वो 11वें नंबर की गाथा, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसी दो 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 शुद्धणो, है ना? भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय शुद्ध न भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि होता है। तो बोलो आप अपने आप को कैसे जीने वाला मानते हो? प्राणों से कि ज्ञान से? तो फिर सौ समय हो, है ना? यदि ज्ञान से मानते हो, और नहीं मानते हो तो क्या है? तो पर समय, ठीक है? चौथा विशेषण, मैं गुण पर्यायवान हूं। ये गुणों और पर्यायों से संयुक्तता, ये मेरा नेचर है। मेरे अपने अनंत गुण और उन अनंत गुणों की प्रतिशय में होने वाली पर्यायें, इनसे मेरी युक्तता है। इसके बाहर, और कमाल की बात यह है, ये 7 विशेषणों में से ये जो विशेषण है ना, इसको आगे जाके सिद्ध करेंगे। जैसे कि सोने के सारा परिणमन स्वर्णमय ही होगा। सोने से क्या बनेगा? सोने के जो कुंडल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सोने के जो कंगन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सोने की बाली बनेंगी तो कैसे बनेंगी? स्वर्णमय, है ना? ऐसे ही कहते हैं कि जीव की सारी पर्यायें वो कैसी हैं? ज्ञानमय हैं। ये सब आगे गाथाएं आएंगी। ये गाथा किसके बेस पर कह पाएंगे? पहले जब समय को बता देंगे ना कि गुण पर्यायवान ये मेरा स्वरूप है,
क्या है, गाथा का पद्यानुवाद है ना, बहुत फेमस। क्या है, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमय है ना, अज्ञानी के भाव शुभाशुभ अज्ञानमय है, ऐसा करके पूरी गाथाएं आती हैं कि ज्ञानी के तो जितने भी भाव हो रहे हैं ना वो सब ज्ञानमय हैं। और फिर उसका नीचे टीका में अर्थ किया, जैसे सोने से बनने वाली सारी चीजें सोनेमय होती हैं और लोहे से बनने वाली सारी चीजें लोहेमय होती हैं, इसलिए ज्ञानी जीव जब खाना भी खा रहा है ना तो वो ज्ञानमय क्रिया है, और अज्ञानी जब ध्यान लगा के बैठा है तो वो अज्ञानमय है ना। ऐसी ऐसी बातें आएंगी। तो ये जो जिस रूप परिणमित होता है वो उस रूप हो जाता है। यह परिणमति सा करता, जो जैसा परिणमित होता है वो ही उसका करता है। ये सब गाथाएं आएंगी, टीका आएंगी, तो उनमें ये सारी विवेचना होगी। लेकिन उन गाथा और टीकाओं के बारे में हम चर्चा कब कर पाएंगे? पहले ये समझो, गुण पर्यायवत द्रव्यम, मैं यानी जीव नामक पदार्थ भी कैसा हूं? गुण और पर्यायों से युक्त हूं। गुण सहवर्ती होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होती हैं। ठीक है, 4 विशेषण पक्के हो गए। जब 7वां विशेषण पता चलेगा तभी तो हम स्वसमय बन पाएंगे, क्योंकि उस समय में ही रहना वो ही स्वसमय है, और उस समय से बाहर निकल जाना वो सब क्या है? वो पर समय। अब 5वां विशेषण है, देखो, स्वापर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप हूं। मेरा स्वरूप कैसा है? सबको प्रकाशित करना। तो जब मैं सबको प्रकाशित करता हूं तो कैसा हो जाता हूं? अनेकाकार। लेकिन सबको प्रकाशित करके अनेकाकार होने पर भी एक रूप हूं। समझ में तो नहीं आया? मैंने यहां पे दर्पण लगाया एक, ठीक है, यहां पे एक दर्पण रख दिया। मेरा तो मन हो रहा था कि आज मैं घर से दर्पण लेके आऊं। हमें एक पंडित जी आते थे, वो पहले प्रवचन करने बैठते थे तो दर्पण लेके ही बैठते थे, है ना, नियम था। हम जब स्मारक में पढ़ते थे तो दर्पण लेके ही बैठते थे, तो बिना दर्पण के प्रवचन नहीं हो पाता था। क्योंकि दर्पण एक सबसे बड़ा आधार है अपने आप को बताने का। अब मैंने यहां पे एक दर्पण रख दिया, बोलो इस दर्पण में क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? अनेक चीजें दिख रही हैं कि नहीं? तो अनेक प्रतिबिंबों के कारण ये दर्पण अनेकाकार है, लेकिन अनेक प्रतिबिंबों को दिखाने से वो अनेक हो गया कि एक ही रहा? एक ही रहा। हुआ कि नहीं? ऐसे ही मेरा एक स्वभाव है, स्व पर प्रकाशक। साइमल्टेनियसली मैं अपने को और पर को, सबको प्रकाशित करता हूं, लेकिन सबको प्रकाशित करने पे सब नहीं हो जाता, बल्कि क्या रहता हूं? एक ही रहता हूं। तो इसे ही बोल रहे हैं, अनेकाकार होने पर भी एक रूप रहता हूं। और ऐसा कब तक रहूंगा? कब? अनंत कालों तक। और अनादि से मेरा यही स्वरूप है, अनेकाकार होने पर भी एक रूप ही रहता हूं मैं, अनेक रूप नहीं हो जाता। कभी कोई दर्पण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कुछ ना झलकता हो। जिसमें कुछ ना झलकता उसे आप दर्पण ही नहीं कहोगे। दर्पण आप उसे ही कहोगे जिसमें सब कुछ झलकता हो, ठीक है ना। लेकिन सब कुछ झलकने पर भी, अच्छा दर्पण के टुकड़े कर दो तो क्या हो जाएगा? तब तो उसमें प्रतिबिंब की स्पष्टता चली जाएगी। यदि उसके अंदर जरा सा भी एक दरार आ गई ना तो उसकी स्पष्टता चली जाएगी। मेरे स्वरूप की स्पष्टता क्यों कायम रहती है? क्योंकि मैं अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता। समझ में आया? ये ज्ञान की विशेषता है। अनेकाकार होने पर भी एक रूप रहता हूं। कौन? मैं। समझ में आया? देखो, जब हम ज्ञेयों को जानने जाते हैं ना, तो ज्ञेयों को जानते समय आप ज्ञान से पूछो कि ये दुनिया भर की वस्तुएं क्या हैं, तो ज्ञान क्या कहेगा? यदि वाकई में आप ज्ञान स्वभाव के नजदीक जाकर दुनिया की चीजों का विचार करोगे तो ज्ञान क्या कहेगा? ज्ञान के लिए पूरी विश्व, पूरी दुनिया क्या है? ज्ञेय ही है। इसके अलावा उसमें कुछ भेद डलेगा क्या? नहीं। अच्छा, तो सब कुछ ज्ञेय ही है, तो फिर तो दुनिया की सारी चीजें एक जैसी हो गई कि नहीं?
अरे कहते हैं इनमें कथनचित भेद भी है और कथनचित अभेदपना है। अभेदपना किसने ऐसे है कि जब आप ज्ञान को मुख्य करके बात कर रहे हो तब तो ज्ञान के लिए सब कुछ क्या है, ज्ञेय है। लेकिन ये ज्ञेय पुद्गल है, ये ज्ञेय जीव है, ये ज्ञेय धर्म है, ये ज्ञेय अधर्म है, ऐसे ज्ञेय को मुख्य करके बात कर रहे हो तो वही चीजें क्या हो गई, अनेक हो गई। ज्ञान को मुख्य कर रहे थे तो वो सब क्या थी, एक थी, लेकिन ज्ञेय को मुख्य करके कह रहे हो तो क्या हो गई, अनेक हो गई। ऐसा होना क्यों जरूरी है? अरे यदि दुनिया की वस्तुओं में हम भेद करना नहीं जानेंगे तो फिर वो ज्ञान से भेद विज्ञान कैसे करेंगे? यदि सब कुछ एक जैसा खिचड़ी जैसा गड्ढम गड्ढ हो जाए और ज्ञान में भेद करने की सामर्थ्य ना हो तो फिर बताओ कि ज्ञान स्वा का ग्रहण और पर का त्याग कैसे कर पाएगा? तो इसका मतलब भेद करना तो ज्ञान जानता है, ज्ञान का तो नेचर ही है। साकारम ज्ञानम विकल्पात्मक ज्ञानम, ज्ञान विकल्पात्मक होता है, ज्ञान साकार होता है। समझ में आया? लेकिन एक और कमाल की बात है, जब ज्ञान स्वभाव की एक रूपता को देखो तो ज्ञान के लिए पूरा विश्व कैसा है, सब कुछ ज्ञेय है। अच्छा अब देखना कमाल की बात, ज्ञान ये तो बताएगा कि ये इसमें स्पर्श के गुण ज्यादा हैं, इसमें रस फलाना फलाना है, इसमें गंध ऐसी है, इसमें गंध स्पर्श रसना घ्राण चक्षु इसका वर्ण ऐसा है, ये सब तो बता देगा ज्ञान। लेकिन क्या ज्ञान ये बताएगा इसकी कीमत कितनी है? ये कौन बताता है? ये कीमत कौन बताता है? ये कीमत ज्ञान नहीं बताता, कीमत मोह बताता है। समझ में आया कि हीरे को तो पास में रखो कीमत ज्यादा है, लेकिन क्या कहते हैं कांच होता है, लोहा होता है, दूसरी चीजें होती हैं, ये कैसी होती हैं, ये ज्यादा काम की नहीं है। ये किसने बताया? कीमत बताना ज्ञान का काम नहीं है, स्वरूप बताना ज्ञान का काम है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्ञान बताएगा कि मोह बताएगा? क्योंकि अच्छा और बुरा ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण हो सकता है, स्वरूप गति हेतु तो स्थिति हेतु तो परिणमना हेतु तो हो सकता है, लेकिन स्वरूप अच्छा बुरा नहीं हो सकता है। तो बोलो ये अच्छा बुरा करने का चीज कौन बताता है? ये मोह बताता है। समझ में आया? ज्ञान ने अनेक वस्तुओं को प्रकाशित किया, लेकिन कमाल की बात है ज्ञान कभी ये नहीं बताएगा कि ये चीज घर ले जाओ, इस चीज को यहीं छोड़ जाओ। ज्ञान कभी ये नहीं बताएगा कि ये चीज तो आपके बहुत काम आएगी, ये चीज आपके काम नहीं आएगी। देखो आपके लिए थोड़ी सी गंभीर बात बताता हूं, एक होती है सब्जेक्टिव मेंटेलिटी और एक होती है ऑब्जेक्टिव मेंटेलिटी। समझ में आया? इसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। हिंदी में इसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ होना और व्यक्तिनिष्ठ होना। सब्जेक्टिविटी को बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ होना और ऑब्जेक्टिविटी है ना वस्तुनिष्ठ होना। अब जैसे देखो, जैसे कि ये माइक रखा हुआ है, या माइक छोड़ो, ये चश्मा रखा हुआ है, आप ये बताओ ये चश्मा अच्छा है कि बुरा है? ये सब कहने वालों के पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ये बात। अच्छा ये बताओ ये पंखा अच्छा है कि बुरा है? ये बात पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कोई आदमी बीमार हो, लू लग गई हो, तो ठंड लग रही हो उसको, तो वो क्या बोलेगा? ये बुरा है। कोई व्यक्ति को गर्मी लग रही है तो वो क्या बोलेगा? अच्छा है। तो ये कौन सी मेंटेलिटी हो गई? किसने बताया ये अच्छा और बुरा है? किसने बताया? पर्सन टू पर्सन, मतलब सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव मेंटेलिटी है ये। लेकिन ये पंखा पंखा है ना। यदि आप ये देखोगे, पंखे को पंखा देखो, वो ना अच्छा है ना बुरा है, तो ये कौन सी मेंटेलिटी है? ऑब्जेक्टिव मेंटेलिटी। हमें सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ना है। हमें वस्तुओं को वस्तुपने से देखना है। हमें वस्तुओं को ये परिस्थितियों के बस नहीं देखना। हमें वस्तुओं को कोई क्या कहता है इस हिसाब से नहीं देखना है, बल्कि वो वस्तु को वस्तुपने से देखना है। बात समझ में तो आई कि नहीं आई? ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान जो वस्तुओं को जानता है वो किस हिसाब से जानता है? वो इस तरह से जानता है कि मैं जनवरी के महीने में तो इसको अच्छा कहूंगा,
फरवरी के महीने में इसे बुरा कहूंगा, मार्च के महीने में फिर थोड़ा अच्छा कहने लगूंगा, अप्रैल के महीने में फिर बुरा कहूंगा। और हम तो यही करते हैं। अभी कोई आपके ऊपर रजाई उड़ा के चला जाए तो कैसा लगेगा है? और दिसंबर के महीने में कोई कूलर चला दे तो क्या होगा? और अभी आप चले जाओ ठंडे प्रदेशों में, तो जो कूलर पंखा यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, वही ठंडे प्रदेशों में वहां तो सेलिंग ही नहीं होती, इनकी बिकते ही नहीं है। आप चले जाओ लद्दाख वद्दाख तरफ चले जाओगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे तो आप इन्हें बुरा मानने लगोगे। तो बोलो, एक वस्तु एक जगह अच्छी है, एक जगह खराब है, इस चीज को वस्तु ने तय किया कि व्यक्ति ने तय किया? कौन ने तय किया? व्यक्ति ने तय किया ना। तो ये व्यक्ति के हिसाब से चीजों को देखना, ये कहलाती सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है ना, सब्जेक्ट यानी कर्ता, व्यक्ति। अब आप पूरी दुनिया में चीजों को बताओ, बोलो रसगुल्ला अच्छा होता है कि बुरा? अरे रसगुल्ला रसगुल्ला होता है, समझ में आया? डायबिटीज वाले के लिए बुरा है ना, मीठे के शौकीन वाले के लिए अच्छा है। लेकिन रसगुल्ला ये बोल रहा है कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। तो क्या है, रसगुल्ले को रसगुल्लेपने से देखो, समझ में आया? और रसगुल्ले को रसगुल्लेपने से देखने का मतलब क्या है? उसको गे देखो। क्या देखो? वो गे है, समझ में आया? और देखो कमाल की बात, ये गे की ख्याति नहीं करते, ये गे ज्ञान की ख्याति करते हैं, समझ में आया? मैं यहां पे आईने में आप सबकी शक्लें दिखाऊं तो आपको ये लग रहा है कि मैं हाईलाइट हो रहा हूं। अरे वो आईने की कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हम हमारे घर के आईने में देखते हैं, फलाने वाले घर में भी 2-3 आईने लगे हो ना, तो कहते हैं जब इस ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं तो मैं थोड़ा सा मोटा दिखता हूं, और वही मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं गोदरेज में आईने में देखता हूं तो पतला दिखता हूं। तो बोलो आईना कौन सा अच्छा है? जो पतला दिखा रहा है अपने को, है ना, जो थोड़ी सी कमर को कम दिखाए, जो थोड़ी सी जॉ लाइन कम दिखाए, है ना, वो आईना अच्छा है। और जिसमें हम थोड़े से मोटे दिखते हैं वो कैसा है? अरे भाई साहब, आईना कोई भेद नहीं कर रहा, आपको मोटा आईना तो आईने पने से वैसा का वैसा बना हुआ है। आप इस गलत फहमी में हो कि आईने में देखकर आपकी प्रसिद्धि हो रही है। आईना जो आपको झलका रहा है ना, इससे वो आईना प्रसिद्ध हो रहा है। हम जब बाजार में जाते हैं तो आईना ऐसा देखते हैं और हमारा इस चेहरा अच्छा दिखा तो बोलो हम कीमत काय की दे के आते हैं, अपनी शकल की कि आईने की। लेकिन चूंकि आईने ने मुझको अच्छे से दिखा दिया, इसका मतलब इससे मेरी कीमत तो जो थी वो अपनी जगह रही, लेकिन इससे फेमस कौन हुआ? इससे मूल्य किसका पता चला? अच्छा वही मैं इस बोर्ड पे देखूं, अपनी अब कंगी वंगी कर लूं इस पे देख के, बोलो इसको मैं आईना मान सकता हूं क्या? झलकाने का नेचर आईने का है। तो झलकन जो है वो क्या है? वो गायक को प्रसिद्ध करती है, समझ में आ रहा है? वो झलकन भी गायक है जिसमें है गे झलकते। ये वाला भजन है ना पूरा, कहां से शुरू होता है ये? याद है शुरू से कैसा है? अभी क्या एकदम से सडनली वो तो लाइन याद आ गई? थोड़ा सा इत्मीनान रखेंगे तब जाके वो पूरा भजन याद आएगा। हाँ, ये इसमें पूरा ये वाला अंतरा आता है ना, नहीं ये पर्टिकुलर ये अंतरा कहां से शुरू होता है? चलो खैर बाद में देख लेना आराम से। लेकिन इस याद है? अच्छा पूछ रहे हैं कुछ? हाँ तो वो कौन बता रहा है? मोह बता रहा है कि ज्ञान? हाँ ये बात तो यही चल रही ना। देखो क्या हुआ, मेरा जब नोटबंदी हुई थी ना, तो मेरा भाई IDBI में है बैंक में मैनेजर, तो वो क्या करता था, ऐसे पीछे 1000-500 के नोटों की गड्डियां बना लेता था और दीवारें खड़ी हो जाती थी। जैसे ये आपका पूरी दीवारें खड़ी है ना चारों तरफ, ऐसे नोटों की दीवारें खड़ी थी बैंक में चारों तरफ, ऐसे 1000-1000 की गड्डियों की ऐसी दीवार बन गई है। तो वो ऐसे दीवार के सामने जाके ऐसे फोटो डालता था, ठीक है ना, दीवार के सामने। अब वो बोलो किससे घिरा हुआ है वो व्यक्ति? पैसों से घिरा हुआ है। लेकिन आप बताओ वो इतने सारे पैसों की गड्डियों में आनंद कितने का लूट रहा है? लेकिन फिर एक मैसेज आता है ना,
1,00,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अब इस पैसे को तो सिर्फ देखा जाना है ना उसने, लेकिन बोलो कि इस 1,00,000 रुपए में लगा, हाँ 1,00,000 रुपए मेरा, और यहां पर करोड़ों रुपए से घिरा हुआ है, तो ये मेरा नहीं, और ये वाला क्या है, मेरा। तो ये मेरा नहीं और ये मेरा, एक भेद कौन ने कराया, ज्ञान ने कि मोह ने? ये भेद मोह का होता है ना, एकत्व का होता है ना, राग का होता है ना। इस 1,00,000 रुपए में एकत्व है, और ये 5-5, 100, 1,000 की जो गड्डियों की दीवारें खड़ी हो गई हैं, इनमें एकत्व नहीं है। ये सब एकत्व की बात है। हम यहां पर ये स्वसमय और पर समय की व्याख्या जो समझ रहे हैं, इतने इसके लिए है कि समय के साथ एकत्व स्थापित करने का नाम स्वसमय है, और समय को छोड़कर, समय मतलब ये जो 7 विशेषण दिए जा रहे हैं, इन विशेषणों को छोड़कर परद्रव्य में एकत्व करने का नाम, संयोगों में एकत्व करने का नाम, पुद्गल के प्रदेशों में एकत्व स्थापित करने का नाम पर समय है। और देखो भाई, ऐसी बात है कि परमाणुओं को इकट्ठा करना कभी खत्म नहीं होने वाली मैराथन है। मैराथन जानते क्या होता है? एक के बाद एक दौड़ते जाते, लेकिन उन सब मैराथनों का कोई अंत होता है। मैराथन रेस होती है ना, लेकिन आप ये बताओ, इन जगत के परमाणुओं को हम एक इकट्ठा करने बैठ जाएं, तो बोलो हमारी ये रेस कब खत्म हो जाएगी? छोटी सी बात का विचार करो, कब खत्म हो जाएगी? हम जब भी पुद्गल प्रदेशों में स्थित होते हैं ना, ये परमाणुओं को इकट्ठा करने की कोशिश है। ये पुद्गल परमाणुओं को, मैं थोड़ी सी और गोरा लगने लगता, मैं थोड़ा सा, ये सलवटें आ गई चेहरे पे, ये मैं थोड़ा सा और, ये सलवटें हट जाती। ये सलवटें हटा रहे हो मतलब क्या है? ये चेहरे की, मेरे बाल जल्दी ना पकें, ये काले बने रहें, इन्हें झड़ने से रोक लूं, तो ये सब कोशिशें क्या हैं? ये झड़ने से कब रुकेंगी? जब यहां परमाणु इकट्ठे होंगे कुछ, तो यही तो है कोशिशें। अब बोलो ये परमाणुओं को कब तक इकट्ठा करते रहोगे आप? इस चेहरे को बिल्कुल हमेशा चिर यौवन बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमाणु इकट्ठे करना पड़ेगा कि नहीं? और यही तो करना पड़ेगा। अभी 2 साल ये गाड़ी, फिर 2 साल बाद फिर दूसरी गाड़ी, फिर 2 साल बाद, ये सब क्या इकट्ठे करना है? ये परमाणुओं को तो इकट्ठे, परमाणु मतलब परमाणु स्कंद रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन है तो पुद्गल ही ना। तो ये हम जो इकट्ठे कर रहे हैं, अरे ये घर थोड़ा सा खराब हो गया, ये वाले कमरे का डेकोरेशन चेंज करा देते हैं, ये पीछे के दीवार में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर करवा देते हैं, क्या है ये परमाणु को इकट्ठा करना है कि नहीं? लोग बस खाली बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं बताओ? अपने बारे में सोचो, क्या सोच रहे हैं? हम परमाणुओं के बारे में सोच रहे हैं 24 घंटे, पुद्गल के बारे में सोच रहे हैं, ये दीवार अच्छी नहीं लग रही, ये वाला डेकोरेशन अच्छा नहीं है, यहां पर थोड़ा सा वो क्या वॉलपेपर लगवा लेते हैं इस दीवार पर, है ना, थोड़ा सा ये गाड़ी अब खराब हो गई है, अब गाड़ी चेंज कर देते हैं, मेरा मोबाइल अब बदलने का समय आ गया है, यही तो चल रहा है। ये फर्नीचर खराब हो गया, ये फर्नीचर बदल देते हैं। क्या कर रहे हो भैया? ज्ञान, तुम ये जिन ज्ञेयों की चर्चा कर रहे हो उससे प्रसिद्ध ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान में एकत्व नहीं है, स्वसमय में एकत्व नहीं है। पूरे समय काय में लगे हुए हैं, परमाणुओं को बीन रहे हो। ये जो घूरे पे जाके जो कचरा बीनने वाले लोगों के लिए अब क्या कहते हो? ये बड़े बड़े, आपने देखो दिल्ली वगैरह में पहाड़ बन जाते हैं घूरों के, और वहां पे कई लोग उन घूरे में जिंदगी खोज रहे हैं। उसे बोलते हैं घूरे में जिंदगी को खोजना दरिद्रता का प्रतीक है। समझो, आप घूरे में, जो भी लोग घूरे में जाके जिंदगी तो खोज रहे हैं, उसमें कुछ काम की, कुछ बोतल मिल जाए तो प्लास्टिक बेच देंगे, थोड़ा सा और, है ना, अलग पन्नी मिल जाए तो पन्नी बेच देंगे, वो पुष्टे वगैरह मिलते हैं वो मिल जाए तो उन्हें बेच देंगे, तो क्या मिलेगा उन्हें? ज्ञान में मोह की पर्याय चलती है। हाँ, ज्ञान का अशुद्ध उपादान है ये, है ना, उसमें मोह की पर्याय चलती है। लेकिन ज्ञान और मोह दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। वो है तो मेरा अशुद्ध परिणमन, लेकिन अशुद्ध है ना, स्वाभाविक परिणमन नहीं है, किसी न किसी संयोग से, किसी न किसी अवलंबन से आता है, इसलिए वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये अवलंबन और स्वभाव की भिन्नता, संयोग और स्वभाव की भिन्नता हमेशा रहती है। ये समय सार में यही सब चर्चा आएगी आगे चल के, है ना। अभी आप ये बताओ कि वो दरिद्रता का प्रतीक है कि नहीं, घूरे में जिंदगी खोजना? ऐसे ही ये जगत के इतना बड़ा जो 6 द्रव्यों का जो मेला लगा हुआ है, इसमें हम अणुओं में अपनी जिंदगी खोज रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारी दरिद्रता को नहीं दर्शाता
कि हमें सुख यहां से मिल जाए, तो ये 24 घंटे के अपने विचारों के बारे में सोचो कि वो किस दिशा में चल रहे हैं। वो समय में स्थित हैं कि पुद्गल प्रदेशों में स्थित हैं? अभी यहां से जाके अपना क्या चिंतन चलेगा, क्या खाएं, क्या बनाएं, है ना, दोपहर के लिए आज कोई फल वगैरह लाए कि नहीं, है ना, है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ये ठंडा पेय होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन कभी ज्ञान का भी आस्वाद लोगे कि नहीं, कि बस तरबूज का ही रस पीते रह जाएंगे? समझ में आया? है ज्ञान, कभी कभी उसके बारे में भी तो विचार करो। तो ये जो पर द्रव्य से अपने सुख को तलाशने की जो प्रवृत्ति है, यही तो वास्तव में दरिद्रता, ये पर समय है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उसका ये ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जितना ज्ञान है ना उतना ही ज्ञायक है, जिसमें ये सब गे झलकते हैं। और फिर आगे वाली एक लाइन आती है, जो झलक रहे हैं ना, जो गे झलक रहे हैं, वो झलकन भी ज्ञायक है ना। और लेकिन वो ज्ञान झलक तो रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान के अंदर नहीं घुस जाते, लेकिन वो ज्ञान में महकने नहीं लगते, मतलब अंदर घुसते नहीं है। ये ऐसी लाइन वो आती है आगे। एक और बहुत अच्छी लाइन है, मतलब वो 4 पंक्तियां, वो कहां से ली गई है मुझे तो नहीं मालूम। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, किंतु उसमें रंच न घुसते, रहते सदा ही वे न्यारे। तैसे ज्ञान में गे झलकते, कुछ मीठे और कुछ खारे, किंतु मेरे अंश न होते, रहते दूर सदा प्यारे, है ना, ऐसी लाइन है वो। तो जिस दर्पण में झलकने वाले पदार्थ दर्पण में घुसते नहीं है, ऐसे ही ज्ञान में आने वाले पदार्थ ज्ञान में घुसते नहीं है। ज्ञान सबको झलका रहा है, तो अनेकाकार तो हुआ वो, लेकिन कभी अपनी एक रूपता को छोड़ता नहीं है। ये ज्ञान का नेचर है। 5वां याद हुआ कि नहीं? अनेकाकार होने पर भी एक रूप रहता है, ठीक है। 6वां, अब मैंने सोचा तो 3 तो आज पूरे कर ही लूंगा। स्वापर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त, हमारी सामर्थ्य क्या है? स्वा को और पर को, सबको प्रकाशित करना। तो ऐसे सामर्थ्य से युक्त, अनेकाकार होने पर, सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप ही रहता हूं। अब देखो 6वां, हम इस पूरी दुनिया के बीच में ही रह रहे हैं ना, तो इस दुनिया में सब द्रव्य आपस में मिले हुए हैं। जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, तो इस जगह पे बोलो कौन सा द्रव्य नहीं है? इस कुर्सी के ऊपर का जो परिक्षेत्र है, आभा मंडल है जितना भी, लगभग 3 फीट 4 फीट की ये पूरी जगह जो है, इसमें क्या नहीं, कौन सा द्रव्य नहीं है 6 द्रव्यों में से? बताओ। यहां जीव भी है, यहां पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है, 6 ही है। लेकिन मैं अपना असाधारण गुण कभी छोड़ता नहीं हूं। समझ में आया ना? मैं अपने असाधारण ज्ञान गुण से ही पहचाना जाऊंगा, और अन्य द्रव्य यहां पर जितने हैं वो सब अपने अपने असाधारण गुणों से पहचाने जाएंगे। तो ऐसा ये विशेषण है, अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं पर द्रव्य के विशेष गुणों के अभाव के कारण मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। क्या कह रहे हैं? यहां पर जो अन्य 5 द्रव्य हैं, उन 5 द्रव्यों के जो विशेष गुण हैं वो मेरे से सदा भिन्न ही रहेंगे, उनका मुझ में सदा अभाव रहेगा, और मेरा चैतन्य गुण सदा मुझ में रहेगा। तो मेरा चैतन्य गुण ये मेरा हो गया असाधारण गुण, और अन्य द्रव्यों के विशेष गुण ये हो गए मेरे से भिन्न गुण, मतलब मेरी भिन्नता को प्रदर्शित करने वाले गुण। समझ में आया? कुल मिलाकर यहां ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। इन शॉर्ट, मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। 6वें नंबर का गुण क्या है? मैं, यानी जीव नामक समय पर द्रव्यों से भिन्न हूं। ठीक है? क्यों भिन्न हूं? क्योंकि मैं सबके बीच में रहता हुआ अपने असाधारण गुणों से ही पहचाना जाऊंगा।
और अन्य द्रव्य अपने अपने विशेष गुणों से पहचाने जाएंगे, इसलिए अन्य द्रव्यों के और मेरे बीच में जो गुणों की भिन्नता है वो सदा काल ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ठीक है, इसका पॉइंट ऐसा है कि अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं पर द्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। मैं पर द्रव्यों से भिन्न क्यों हूं? क्योंकि मुझ में अपने असाधारण गुणों का सद्भाव है और पर द्रव्य के विशेष गुणों का अभाव है। मुझ में अपने असाधारण गुणों का सद्भाव है और पर द्रव्य के विशेष गुणों का अभाव है, इस कारण मैं पर द्रव्य से भिन्न हूं। कौन से नंबर का विशेषण हो गया? छठवां। अब सातवां विशेषण, ये छठवें से ही रिलेट करता है कि हम सब आपस में मिले हुए तो हैं, ठीक है, आज मेरे बीच में और अन्य द्रव्यों के बीच में भिन्नता है, लेकिन भाई इतने सारे पुद्गलों से मैं घिरा हुआ हूं, तो किसी ना किसी दिन ऐसा तो होगा कि पुद्गल अपना थोड़ा सा गुण मुझको दे देगा और मेरा थोड़ा सा ज्ञान गुण पुद्गल में चला जाएगा। ऐसा तो होगा कि नहीं? अरे ठीक है, आज हम दोनों में अभाव है, पुद्गल के गुण पुद्गल में है, मेरे गुण मुझ में है, आज है, लेकिन बहुमत किसका ज्यादा है? यहां पे बहुमत दिख रहा है ना हमें कि भाई बहुमत में तो 5 द्रव्य हैं और पांचों द्रव्यों में तो ज्ञान नहीं है, तो ये पांचों द्रव्य कभी ना कभी मुझे भी तो अज्ञानी बना देंगे कि नहीं? हुआ कि नहीं ऐसा पूरी दुनिया में है कि ईरान जो था ना, पहले वो फारसी धर्म वाला देश था, है ना, जो रतन टाटा वगैरह है ना, पारसी ये लोग, लेकिन वहां पर क्या हुआ, पूरा ईरान अब क्या बन गया है? मुस्लिम बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मार मार के सब पारसियों को क्या बदल दिया उन लोगों ने? मुसलमान बना दिया। हमारे यहाँ भी हुआ मध्यकाल के समय में कि मार मार के यहाँ पे क्या किया, डरा के धमका के क्या कर दिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया। आजकल कई जो आदिवासी निम्न जातियां होती हैं उनको बदल बदल के ईसाई बना देते हैं कि नहीं? ऐसे ये पांचों के पांचों द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों का है। हम में तो ज्ञान नहीं है, तुझ अकेले में ज्ञान कैसे है? रुक जा, हम तुझे भी अज्ञानी बनाएंगे। क्यों? बहुमत में है ना वो पांचों मिलके, तो वो पांचों कहने लगे हम तुझे अज्ञानी बनाएंगे, तू कब तक ज्ञानी रहेगा, देखते हैं हम। तो ये सातवां विशेषण यही बता रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। आप बोलो, आनंद नहीं आ जाएगा इस बात में कि आपका ज्ञानपना कोई छीन नहीं सकता है, आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता है। यदि हमें पता चल जाए कि हम हमारा रुपया पैसा खुली तिजोरी बाहर भी रख देंगे ना, इसे कोई चोरी नहीं करेगा, तो मजा आ जाएगा। वो तो आपकी प्रॉपर्टी है नहीं। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में सोचो। प्रॉपर्टी मतलब मेरी संपदा, मेरा स्वरूप मेरी संपदा है, मेरा उपयोग मेरी संपदा है, इस संपदा को कोई छीन नहीं सकता। इस बात से आनंद नहीं आ जाना चाहिए? देखो क्या पॉइंट है, पर द्रव्यों से एक क्षेत्रावगाह रूप से अत्यंत मिला हुआ होने पर, एक क्षेत्रावगाह है ना, यहीं पर धर्म है, यहीं अधर्म है, यहीं आकाश है, यहीं काल है, यहीं पुद्गल है, अत्यंत मिला हुआ होने पर द्रव्यों से एक क्षेत्रावगाह रूप से अत्यंत मिला हुआ होने पर अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। इस कारण से टंकोत्कीर्ण चित्त स्वभावी है। कैसा है ये? टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी है। तो बोलो अंतिम विशेषण बताओ शॉर्ट में। एक अपने गुणों से अच्युत टंकोत्कीर्ण एक चैतन्य स्वभावी है। छठवें नंबर का विशेषण, पर द्रव्यों से भिन्न है। पांचवें नंबर का, अनेकाकार होने पर भी एक रूप रहता है। चौथे नंबर का, हाँ, द्रव्य गुण और पर्यायों से युक्त है। ठीक है। पहले नंबर का, उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता सहित है। तीसरे नंबर का, अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य है। दूसरे नंबर का, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी है। बोलो सातों याद हो गए कि नहीं? अब दिन भर सोचना है इस बारे में।
समझ में आया? देखो, पढ़ डाला, ऐसा मत करना। पढ़ डाला ये नहीं करना अपन को। हमने दूसरी गाथा को क्या किया? पढ़ डाला, पढ़ा और डाल दिया, तो पढ़ डाला हो गया। क्या करना है हमको? पढ़ लिया, ठीक है ना? पढ़ डालना नहीं है, क्या करना है? पढ़ लिया। और ये पढ़ लिया कब होगा? वांचना से नहीं होता है। अनुप्रेक्षा, आमनाय, आमनाय मतलब दोहराना, अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना, ये सब चीजें मिलके स्वाध्याय बनती हैं। अकेली बाँचना करने सब कुछ नहीं होता है कि बाँच लिया और चले गए और पढ़ डाला हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो विचारना एक बार और। मैं आपके, ये तो मैंने इससे सरल भाषा में बताएं आपको, इसकी भाषा शैली पढ़ेंगे कल अपन। ज्यादा मैं विस्तार नहीं करूंगा, विस्तार तो अपन ने कर दिया, बस पढ़ लेंगे कि अमृतचंद्राचार्य ने क्या लिखा है, किन शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि वो भी अनुवाद में, मूल संस्कृत में नहीं है, लेकिन एक बार उसे देखेंगे। देखो, पहला विशेषण जाते जाते बोल जाते हैं। मैं उत्पाद व द्रव्य युक्त चैतन्य, उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता स्वभावी हूं। मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी हूं, नंबर 2। नंबर 3, अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य हूं। नंबर 4, हाँ, गुण और पर्याय से युक्त हूं। नंबर 5, अनेकाकार होने पर भी एक रूप रहता हूं। नंबर 6, हाँ, मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। अब थोड़ा थोड़ा सा सोचना, पर द्रव्यों से भिन्न क्यों हूं? क्योंकि मैं अपने असाधारण स्वभाव को छोड़ता नहीं हूं। अपने असाधारण स्वभाव का सद्भाव है और पर द्रव्य के विशेष गुणों का अभाव है, इसलिए मैं कैसा हूं? पर द्रव्य से भिन्न हूं। और अंतिम, मैं टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी हूं, क्योंकि मैं अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होता। अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से मिला हुआ होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। ये है जीव नामक समय का स्वरूप। इसे पहले जानो और इसके बारे में ही सबको बताओ। नो योर सेल्फ एंड देन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना?